हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम बात एक बार फिर से किसानों की कर रहे हैं। दरअसल बीते एक लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर लगातार उनका पड़ाव जारी है। अब ऐसे में 28 दिन हैं, आंदोलन के 28 दिन अब हो चुके हैं और ऐसे में समाधान अभी तक निकल नहीं पाया है। सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल ये कि आखिर आंदोलन जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिस मंशा के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं और बिना डरे डटे हुए हैं बॉर्डर पर, अभी भी क्या इसको लेकर के समाधान कैसे निकल सकता है? आखिर ये आर पार की लड़ाई कब तक चलेगी? एक तरफ किसान संगठन नेता हैं, दूसरी तरफ सरकार है। दोनों अपने बातों को रख रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये कृषि सुधार कानून है। किसान संगठन नेता बार बार ये कह रहे हैं कि ये तीनों काले कानून है, इससे नुकसान किसानों को होगा। निजी कंपनियों के हाथों में पूरी व्यवस्था दे दी जाएगी, इसमें किसान पिस जाएगा। सरकार का यह दावा है कि इससे किसानों के पास विकल्प होगा। इससे किसान न सिर्फ सरकारी मंडी के अंदर अपनी फसलों को बेच पाएंगे, बल्कि अगर उससे ज्यादा दाम बाहर उनको मिल पा रहे हैं तो वहां पर भी वो अपने फसलों को बेच सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं और इसीलिए हमारा ये मंच भी आपके लिए ही है। आप इस मंच के जरिए अपनी बातों को रख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि वाकई में किसानों के लिए ये 3 कृषि कानून आप किस तरीके से हैं। क्या इससे किसानों को फायदा होगा या फिर इससे प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है। और बॉर्डर पर आखिर कब तक किसान बैठे रहेंगे? यह आंदोलन आखिर कब तक चलता रहेगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक भी कई किसान इस दौरान उनकी मौत हो चुकी है। तो क्या अभी तक जैसे सर्दी का सितम भी लगातार जारी है, सर्दी लगातार बढ़ रही है, तो इसका प्रभाव इस आंदोलन पर क्या नजर आ रहा है? और वहीं दूसरी तरफ जब किसान संगठन नेताओं की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि हरियाणा की सरकार जो कि गठबंधन की सरकार है, इसमें बीजेपी को जो राजनीतिक दल या जो भी विधायक इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं उनका भी घेराव किया जाएगा। इसको लेकर के आज सुबह से ही तैयारियां किसान संगठन नेताओं की तरफ से की गई और ये उनकी किसान नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें हमारी मंशा साफ है कि ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो कि किसान विरोधी हो। हालांकि उन्होंने इस दौरान हरियाणा की सरकार को किसान विरोधी बताते हुए ये बात कही है कि अब सरकार खत्म होनी चाहिए। सरकार जो है जो बाकी राजनीतिक दल हैं या फिर जो विधायक हैं जो समर्थन दे रहे हैं इस वक्त गठबंधन की सरकार को, वो अपना साथ जो है सरकार से खींच करके किसानों के साथ अपना समर्थन दें। कृषि कानूनों को लेकर के आखिर सरकार क्यों अड़ी हुई है? क्यों आखिर 3 कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। सरकार अड़ी हुई है, किसान भी डटे हुए हैं, ऐसे में समाधान आखिर कैसे ना? बड़ा सवाल यही है। दिल्ली की दहलीज पर किसान बीते कई दिनों से डटा हुआ है और किसान आंदोलन को लेकर के जब अलग अलग जगहों पर भी ये आंदोलन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इस सब का असर क्या नजर आ रहा है? सुन्नाराम इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुन्नाराम जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा जी, सरकार जब कोई बड़ा आदमी घर में भी हो ना जी, एक घर में, जैसे आप भी लगा लो, आप मौजूद हो घर के बंदे और आपके बच्चे उस चीज पर खुश नहीं आ, कोई सी भैया चीज हमने नहीं चिन दी तो उस चीज आदमी को दुख ज्यादा में फायदा हुआ, हमारे समझ तो बहुत ये हुआ। और ये सरकार जो नहीं रही, इसका क्या मतलब है? जिस वो को अभी हमने फायदा चिंता नहीं, और ये का फायदा अभी तो दुख जाता तो मोदी जी आता ना, दुखना चाहिए पब्लिक का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुन्नाराम जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को इस मंच के जरिए साझा किया है। और इसी तरीके से बाकी जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं, बता सकते हैं क्या आप इस पर कहना चाहते हैं और आखिर आपको क्या लगता है किसान संगठन नेता जो जिस मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, क्या वो सही है? क्या संशोधन के उस रास्ते पर जब समाधान निकल सकता है तो क्या इन कानूनों के अंदर संशोधन के जरिए बात बना लेनी चाहिए? इस पर आप क्या कहते हैं?
गुरुग्राम से राम इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, मैं बताना चाहूंगा, बड़े अफसोस की बात है, मेरी माँ का दुर्भाग्य है। इतनी टेक्निकल आगे मोदी मत ऐड कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और आपकी चौकट पे हमारे किसान भाई जो सर्दियों में रहे हैं या मतलब इतनी पीड़ा उठा रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। अचानक आप गुरुद्वारा में पहुंच जाते हैं मत्था टेकने के लिए। ये आज तो मत मोदी जी गए कि सिखों को आपस में लड़ाने के लिए, किसानों को आपस में लड़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर नफरत पैदा करके बहुत बड़ा कीकर का वो बबूल का पेड़ बो दिया। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, काफी समय मैंने पहले बोला था अपने जवानों के लिए, हमारा जब बॉर्डर पे जवान शहीद होता है ना, तो उसके घर पे उसके शहादत का उसका मतलब है कि बच्चा पहुंचता है तो लोग ऐड करते हैं कि भाई हमारे घर मंत्री नहीं आया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मंत्री आने से क्या हो जाएगा? और मंत्री जी आ जाते हैं, अपने बच्चे की शहादत को, अपने लाभ को, अपने मतलब सुहाग को भूल कर और सेल्फियां लेने लग जाते हैं और उठाओ भगत में लग जाते हैं। इस तरह इस देश को न्याय मिलने वाला नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, राजनाथ साहब जी कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं, मैं उनसे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, आपको 28 दिन हो गए, आप आधा घंटा 28 सेकंड और 28 मिनट को बैठ के दिखाओ। 28 दिन में फैसला कर नहीं पाए। कितनी बार आपके पास किसान गए, आपकी मतलब है कि कॉन्फ्रेंस करी, आपने मीटिंगें करी, वहां फैसला हुआ नहीं, और आप वापस ले लो कब करेंगे? ये जनता को मूर्ख मत बनाओ, जनता सब समझदार है, सब जानती है। राज्यों में भी आपकी जो मिट्टी खराब हो रही है, किस तरह हो रही है, और आप कैसे सरकार बनते हैं, बच्चा और आपके किसान चिट्ठी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चिट्ठी लिख रहे हो क्या? आपकी चौकट में बैठे हुए हैं, आप चिट्ठी लिख रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? मेरा निवेदन है बात मोदी जी से, आने वाला समय आपको बहुत ही ज्यादा घातक होंगे आपके लिए। और दूसरा, आपके दरवाजे पे जहां मीडिया अपना में हॉस्पिटल के अंदर अनिल विज जी एडमिट हैं, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आप उससे मिल नहीं सकते, और आप उनसे मिलने जा रहे हैं, हमारे खट्टर साहब। और हमारे किसान भाइयों के लिए थोड़े से दो शब्द नहीं है तुम्हारे पास? शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। क्या राजनीति करोगे और क्या? इनको भगवान ने राज दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और अपने बातों को रखा है। लेकिन यहाँ बात किसान आंदोलन को लेकर ही है, और किसान आंदोलन को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, इस विषय पर आपकी बात क्या है? क्या आपके मन में कोई सुझाव भी है? बातचीत के सिलसिले को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि अभी तक तो ये जो बातचीत का सिलसिला है वो रुका हुआ है, गतिरोध अभी तक बना हुआ है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए, समाधान का ऐसा कौन सा रास्ता है, कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर के किसान संगठन नेता और सरकार के बीच में बात आगे बढ़ सकती है? वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार जो मुख्य धरना स्थल यानी कि सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन नेताओं की बैठक की जा रही है, और कोशिश यही है कि आज जब सरकार की तरफ से जब प्रस्ताव दिया गया तो आज किसान संगठन नेता इस पर कोई अपना निर्णय ले सकें। बातचीत आगे बढ़ानी है या प्रस्ताव को एक बार फिर से नकार देना है, क्या इस पर होगा ये भी देखना होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ रोहतक से जितेंद्र अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, अगर सरकार को इसमें किसानों का फायदा दिखता है और किसानों को इसमें फायदा नहीं दिखता, तो गवर्नमेंट खरीद कर लेगी, इसका गवर्नमेंट फायदा उठाए इसी चीज का। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और आर पार की लड़ाई में किसान नजर आ रहे हैं, सरकार के ऊपर बार बार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बार बार हम भी सवाल आपके सामने ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आंदोलन अब तक कई दिन हो चुके हैं, आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अब बहुत तेजी के साथ किसान संगठन नेताओं के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा, बातचीत कैसे आगे बढ़ पाएगी, बड़ा सवाल यही है। क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर के सरकार भी अड़ी है, और वहीं किसान संगठन नेता भी ये चाहते हैं कि अब 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाए। और जब इससे पहले तक भी चर्चा चल रही थी तो उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि बहुत सारी चीजों को लेकर के आशंकाएं हैं। और सवाल ये भी है, आपको क्या लगता है कि किसान संगठन नेता और किसान सरकार के बीच में जो दूरियां बनी हैं उसका प्रमुखता के साथ कारण क्या नजर आता है आपको? एक बड़ा कारण क्या है जिस वजह से ये दूरियां जो हैं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं?
सरिता इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं गोहाना से। बहुत स्वागत है सरिता, बताइए क्या कहना चाहती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ इस चैनल माध्यम से अमित शाह और मोदी जी को ये पूछो, मैंने जमीनी हकीकत का नहीं पता है किसान कितना दुखी है। ये बताओ, बाजरा हम बेचने जाते हैं, क्या कहते हैं ऑनलाइन कराओ, 20 मन बाजरा लिया जाएगा, बाकी का कितने जाएगा किसान। ये दुकान 2100 खरीदा है। ये चैनल पर हाथ मारते हैं बीजेपी वाले, तो मैं किसान की लड़की हूँ। ये कहते किसान कितने ग्रांड मार्टिन है जो नहीं। एक और हमारे पेट भी है, उनका 1000 रुपये क्विंटल मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सरिता, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और आपने अपनी बातों को यहाँ इस मंच के जरिए रखा है, और इसीलिए हमारा ये मंच भी है, आपके लिए ही ये मंच है। और आप इस मंच के जरिए हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि क्या इस विषय पर आप कहना चाहते हैं, और आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है, कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है, कैसे बातचीत के जरिए आगे जो वार्ता अभी तक रुकी हुई थी, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन सा ऐसा विषय है जिसके जरिए जो है बातचीत आगे बढ़ पाएगी। बलजीत अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर, बीजेपी गवर्नमेंट ना तो किसान की सुन रही है ना जवान की सुन रही है। बॉर्डर पे जवान बर्फ में अपना वो कर ड्यूटी देता है, उनको डीए भी नहीं दिया जाता। 1 साल से डीए किस्तें बनाइए, अपना सब कुछ बता लेते हैं मंत्री जो भी हैं, और वही हालात जमींदार के हैं। कोई सुनाई नहीं होती, जमींदार को भी मार रही है जी और ये जवान को भी मार रही है, और उनको आमने सामने खड़ा करके आज हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं। मैं 4 दिन वहां पर रह गया हूँ दिल्ली में, तो कोई वो नहीं है कि जवान और किसान आमने सामने कहीं कोई बात ना हो जाए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलजीत, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और यहाँ बलजीत का कहना है कि एक तरफ किसान हैं और एक तरफ जवान भी हैं, और ऐसी स्थितियां ना बने, क्योंकि कोशिश यही है, सरकार भी ये देख रही है कि किसानों का ये जो आंदोलन है बीते कई दिनों से चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, इसलिए कोई भी व्यवधान अभी तक इस पर नजर भी नहीं आया है, और ऐसे ही ये फिलहाल आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब तक इस आंदोलन के दौरान कई किसान ऐसे भी रहे हैं जिनकी दुखद मौत हो चुकी है। तो अब क्या आगे इस आंदोलन को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, कब तक ये आंदोलन चलेगा, कैसे बातचीत आगे बढ़ पाएगी, क्या सरकार इस मामले पर अब झुकती है। सुमीर अगले कॉलर हमारे साथ गोहाना से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका, बताइए। सुमीर बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सरकार जो कर रही है इन किसानों के साथ बहुत गलत कर रही है। सरकार को बगैर किसी, मेरा नाम सुनील शर्मा है सर, अंबाला सिटी से बात कर रहा हूँ मैं जी। मेरा कहना ये है कि ये किसान भाई जो है, ये सरकार की क्या समाज की ताकत है। इनको सरकार ने इनकी बात सुननी चाहिए, इनसे बगैर किसी स्वार्थ के ईमानदारी से सरकार को इनसे बात करनी चाहिए और इनकी समस्या सॉल्व करनी चाहिए। जी, सरकार को इनकी हेल्प करनी चाहिए। लोग मर रहे हैं सर, लोग बड़े परेशान हैं, हमारे देश के किसान बहुत परेशान हैं जी। कितनी 70 साल के जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वहाँ बैठे हैं, इनको कोई शौक थोड़ी ना सर। और इनके साथ आम आदमी इस देश का जुड़ा हुआ है सर। सरकार को माननी चाहिए, सोचना चाहिए कि वो कैसे आएंगे वापसी, फिर भी तो आएंगे वो। ये समय इनका ठीक है, ये अगर ऐसे रहेंगे तो कैसे चलेगा, ये दोबारा पब्लिक के सामने चले जाएंगे सरकार। इनको सोचना चाहिए। पब्लिक बहुत नाराज है सर, बहुत ज्यादा नाराज है। जनता आक्रोशित है, नाराज है, और सरकार के इस कानून को लेकर के बार बार आप सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुमीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा है, और इसी तरीके से आप भी
इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप अपनी बातों को इस मंच के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ आखिर यह आंदोलन कब खत्म होगा, इस सवाल को लेकर के भी आपके मन में अगर कोई जवाब है, या आप इस पूरे मामले को लेकर के बीच का कोई रास्ता आपको नजर आता है कि कैसे समाधान इस विषय पर निकाला जा सकता है, उसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं। हिसार से अगले कॉलर हमारे साथ राम कुमार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम कुमार, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, आपका चैनल का जो जमींदारों की बहुत आवाज आप उठा रहे हो जी, बहुत शुक्रिया, बताइए। बाकी जो दूसरे चैनल हैं वो तो बिल्कुल वकील बन गए हैं। जे जो इसका आव है नहीं, अपना किसान यूनियन का कोई भी नुमाइंदा आव है उसका वकील बन गए हैं। बाकी तो बड़ा चैनल का भला हो, हम तो यह कमा, और कोई न कोई आप भी हमारी आवाज किसानों की उठाते रहो जी। कम से कम हरियाणा ने बेरा तो पटा है, दुनिया ने बेरा पटा है। बताइए राम कुमार। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं। रखो, गरीब जमींदार हैं, इनके पल्ले नहीं कुछ, बेचारे इतनी सर्दी में लुगाई पताई सारी बैठी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम कुमार जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर राजेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। ये जी सभी मिली जो भी पार्टियां हैं, बीजेपी कहाँ आई, कांग्रेस से आई है जी। किसानों के हित में कोई नहीं है। ये इनको कौन अच्छा लगता है जो इनकी हामा करता है। जब ये अपनी पे बढ़ाते हैं, पेंशन बढ़ाते हैं, तब ये एक हो जाते हैं। किसानों के लिए ये अलग अलग हो जाते हैं। जो किसान अपने बारे में बोलता है ऊपर जाता है या खालिस्तानी हो जाता है। ये तो धोखे वाली बात है सारी। पड़े हैं वहाँ 27-28 दिन हो गए, 30-32 जो लोग मर चुके हैं, किसान साथ दे चुके हैं। सरकार आना तक नहीं बोल रही। इससे क्या मतलब है सर? क्या अच्छा है ये? मोदी है जो सांस नहीं निकाल रहा है बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और सवाल यही है कि आखिर ये आर पार की लड़ाई कब तक यूं ही चलती रहेगी, और कब तक एक तरफ किसान संगठन नेता डटे रहेंगे, दूसरी तरफ सरकार भी अपनी बातों को लेकर के अड़ी रहेगी। आखिर कैसे इस विषय पर समाधान निकाला जाएगा, कैसे बातचीत आगे बढ़ पाएगी। और आज की जब ये बैठक की जा रही है किसान संगठन नेताओं के द्वारा, तो क्या ऐसे में आज बातचीत आगे बढ़ाने को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, इसको लेकर के भी आप बता सकते हैं क्या किसान संगठन नेताओं को इस बारे में विचार करना चाहिए। अनुपम हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। अनुपम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार सर, मैं एक शिक्षिका हूँ जी, बहुत स्वागत है, और जैसा कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारी किताबों में, हमारे में लिखा हुआ है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों की क्या एक जो है भूमिका है हमारे देश में। और जिस कृषि प्रधान देश के किसान ही अगर दुखी रहेंगे तो जनता का क्या हाल होगा। तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहूंगी कि जब पूरा भारत देश का किसान एकजुट होकर इन तीनों काले कानूनों के विरुद्ध खड़ा है, इसे रद्द करवाने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार को भी ये रद्द करके और नए सिरे से नए कानून बनाने चाहिए। अगर सरकार वाकई में ही किसानों का भला करना चाहती है तो किसानों के साथ बैठ के बातचीत करें और इन कानूनों को रद्द करके फिर नए सिरे से जो है किसानों को साथ मिलाकर उनसे विचार विमर्श करके नए कानून बनाए। ऐसी सरकार की क्या मतलब मजबूरी है कि उन्हें ये कानून ही जरूर लागू करने हैं। मुझे ये लगता है कि या तो सरकार जो है किसी के दबाव में काम कर रही है कि ये इन कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। अगर वो दबाव में है तो जो खुद सरकार अगर दबाव में है वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, डर के काम कर रही है, तो फिर वो जनता की क्या रक्षा करेगी। तो सरकार को दबाव में ना आके अपनी भूमिका को निभाना चाहिए, इन कानूनों को रद्द करें और फिर बाद में किसान के जो मुख्य लोग हैं, जो इनके
इनकी जो कमेटियां बनी हुई है किसान यूनियन की, उन लोगों से बात करें और इन कानूनों को रद्द करके नए कानून ऐसे बनाए जो जनता की भी भलाई में हो और किसानों के हक में हो। तभी हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश कहला पाएगा। अन्यथा अगर ये कानून लगते हैं तो हमारा देश कृषि प्रधान देश ना होकर एक जो है पूंजीपति का देश बनेगा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ लूटने खसूटने का और शोषण के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा जहाँ। तो मेरी तो सरकार से यही विनती है कि वो इन कानूनों को रद्द करे और जो नई कानून जो है वो विचार विमर्श कर बनाए, ठीक है, ताकि जनता का भला हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा है। तो इसमें सुधार के तौर पर कई यहाँ पर चीजें होने रहे हैं और लगातार आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस एक बार फिर से खुल चुकी हैं जिसके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। सतीश कुमार अगले कॉलर जींद से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं ये कहना चाहूँ था, जिस टाइम अपने कांग्रेस की सरकार हुआ करती उस समय आपने मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम इन्होंने सिफारिश की थी कि भाई एमएसपी को गारंटी का कानून बनाया जाए। आज इनको क्या दिक्कत आ गई इस बात में, आज गारंटी का कानून नहीं बना रहे। दूसरी बात, सरकार को किसानों का बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये तो इनको बना रहे हैं, बोले हमारे मुफ्त नीति हो जाएंगी। मैं तो प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से ये प्रार्थना करूँ, इन कानूनों को वापस लेकर किसानों की बात छोड़ी जाए। ठीक है, ठंड में बैठे हुए हैं, बालक भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे, इनका बारे में सोचा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखदेव, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका सुखदेव कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। पहले हरियाणा न्यूज को बधाई देता हूं, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लगातार किसानों की कवरेज कर रहे हैं और लगातार इनके मुद्दों को उठा रहे हैं। तो आप एक तरह से सीख भी बन रहे हैं उन बड़े मीडिया घरानों के लिए जो जनता से कोई सरोकार नहीं करते। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। प्रधानमंत्री जी को या कृषि मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि सर थोड़ी संवेदना रखिए। ये लोग आपके ही लोग हैं, आपके ही स्टेट के, आपके ही राज्य के लोग हैं। इस कदर इतनी ठंड में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बैठी हुए हैं। थोड़ी संवेदना रखिए और सुनिए इनकी। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, ये कोई तानाशाही नहीं है जो आप इतनी तानाशाही कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। आप उसको नकार कैसे सकते हैं? एक तरह से आप नकार रहे, हम लोगों की सुनेंगे नहीं। और एक किसान हमारा देश का पूरे का अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भरता है। तो इसके प्रति थोड़ी संवेदना रखनी प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी बनता है। सबसे पहले तो ये किसान सम्मान निधि की बात करते हैं कि अब 9,000 करोड़ लोगों को कुछ 18,000 करोड़ रुपए बांटा जाएगा। ये तो आपने पहले भी घोषणा कर दी थी, कौन सी अलग चीज है? तो इनकी सुनिए। आप उस बिल को क्यों लेके आना चाहते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में फेल हो चुका है? तो यही मैं कहना चाहता हूँ, सरकार सुने लोगों की और हमारे बुजुर्गों की, क्योंकि हम भी किसान घर से हैं, किसानों के बेटे हैं। मैं खुद खेती करता हूँ 8-10 एकड़ की, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं MSCIT करके मैं खुद आप रोजगार दे दीजिए, हम छोड़ देंगे खेती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और अब सवाल इसलिए लगातार यही बन रहा है कि आखिर कैसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा। ऋषि कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है ऋषि, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं है ना किसान हूँ, हरियाणा में बिलोंग करता हूँ, गुवाना जी, और खेती करके अपना काम करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा इतना पैसे पास नहीं है कि मैं वहां जाके बैठूं। मेरे को बच्चों की फीस भी देनी है, काम भी करने हैं अपने घर में, खर्चे भी बहुत सारे हैं मेरे, ठीक है जी। तो ये लोग इतना पैसा जो वहां लेके बैठे हुए हैं, इतना पैसा लोग कहाँ से लेके आए? ये पिज्जा भी, बर्गर भी, दारू भी और सब कुछ चीजें मिल रही है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात कोई देख नहीं रहा ना सरकार की ओर से, ना जनता की ओर से, कि इतना पैसा जो आ रहा है लोगों के पास, ऊपर से ये लोग बात करते हैं एमएसपी की। जब सरकार बोल रही है एमएसपी रहेगी, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ठीक है,
दूसरी बात ये है, ये इतना जो पैसा ये लोग ला रहे हैं इसकी जांच चाहिए ना, क्योंकि हम भी किसान हैं, इतने साल से हम काम कर रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है 2 घंटे का भी कहीं जा सके हम लोग। हमें खेती करनी है, हमें काम करना है, तो फसल होगी ना जी। तो ये सारे के सारे जो इंसान ये वहाँ बैठे हुए हैं, ये सब मेरे हिसाब से लगता है, मैं समझता हूँ, जो होते हैं ना बच्चे गांव में फ्री घूमते रहते हैं, नशेड़ी शराबी होते हैं, वो जो लोग काम नहीं करते जी, ये सारे वो लोग, मैं समझता हूँ वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सभी का, और उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये लोग इतना पैसा जो है ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जांच होनी चाहिए, आप ये मांग कर रहे हैं क्या? बहुत शुक्रिया ऋषि कुमार, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो अलग अलग राय हैं, सबकी अपनी अपनी सोच भी है और सभी के अपने अपने सुझाव भी हैं। और अब इस बातचीत के रास्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौन सा ऐसा विषय होगा जिसको लेकर के बात आगे बढ़ सकती है। और इसमें एक प्रमुखता के साथ जो बातें रखी जा रही हैं, जैसा कि ट्रैक्टर्स को लेकर के एक बात की जा रही थी कि ज्यादा पुराने समय तक अगर ट्रैक्टर होता है तो उस पर जो है अभी तक चलाने के लिए परमिशन नहीं थी, एनजीटी की तरफ से रोक थी। तो